नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे में सारी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बॉर्डर स्टैंड ऑफ पे हैं, जहां गुज़िश्ता 24 घंटे पहले हिंदुस्तान को ये मानना पड़ा कि चीन के हाथों कम से कम 20 हिंदुस्तानी सिपाही, जिसमें एक सीनियर कर्नल भी शामिल हैं, वो मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान कहता है कि चीन के भी बहुत से फ़ौजी इसमें मारे गए हैं। ये वो सूरत हाल है जो गुज़िश्ता 5 हफ्तों से मसलसल चल रही है। ये वो तनाज़ा है जो इसी इलाके में गॉलवान रिवर हाइट में ईस्टर्न लद्दाख में 1962 में यहाँ पर हिंदुस्तान और चीन की जंग भी हुई, जिसमें हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक दिन पहले पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ को इस्लामाबाद में इंटेलिजेंस ने इसी हवाले से ब्रीफिंग दी कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सूरत हाल किस हद तक नाजुक हो चुकी है। कि सूरत हाल किस तरफ बढ़ेगी। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो इंतहाई एम्बैरसिंग सिचुएशन के अंदर हैं, वो क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए किस किस्म के ख़तरे लाहक हैं, इस पर बात करेंगे। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर, वाया वीडियो लिंक मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले नजमुद्दीन शेख साहब, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, मुझे कराची से ज्वाइन करेंगे। फ़ोन लाइन पे डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मुझे वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर सकेंगे। और मुझे शाहिद मलिक साहब, पाकिस्तान के एम्बेसडर शाहिद मलिक, जो भारत में सर्व कर चुके हैं एज हाई कमिश्नर, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं एक्स फॉरेन मिनिस्टर साहब से शुरू कर सकूँ। कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। थैंक यू। कसूरी साहब, आपने तो बहुत देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को। ये किस किस्म की डेवलपमेंट है इस वक्त जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें कि अब हिंदुस्तानी सिपाही भी मारे जा चुके हैं? आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ 1962 के बाद, ठीक है, इसके बाद उनका क्लैश हुआ था, इससे पहले भी 77 में, 67 में भी, लेकिन इस नौयत का तो कभी भी नहीं हुआ। और इसके कई फैक्टर्स हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब डोकलाम पे क्राइसिस हुआ था तो हिंदुस्तान ने एक ट्रायम्फलिज्म, उन्होंने अपनी तरफ से विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी, जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ जब कुछ करते हैं। हालांकि उनके 2 जहाज गिर गए, उनका बंदा पकड़ा गया, लेकिन इंडिया ने ऐलान कर दिया कि उनको बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है। अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिलीज किया, सारी दुनिया मान गई, इंटरनेशनल मीडिया मान गया, लेकिन इंडियन मीडिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके कहने पे चल रहा था, नाच रहा था, जो वो हुकूमत कह रही थी, उन्होंने एक्चुअली इलेक्शन जीत लिया। इतना झूठ उन्होंने बोला और कमाल कर दिया उसमें। अब पॉइंट यह है कि उन्होंने इम्प्रेशन डोकलाम के बाद ये दिया था कि, और मुझे याद है, मैं आर्टिकल्स, क्योंकि इंडियन मीडिया को रेगुलरली, वर्ल्ड मीडिया को फॉलो करता हूँ, कई आर्टिकल्स आए, चाइना विल हैव टू लिव विद एन असर्टिव इंडिया, यानी चीन को अब ऐसे मुख्तलिफ भारत में जिंदा रहना पड़ेगा। एक भारत ने दिखा दिया है, और इंप्रेशन इंडियंस को यह दिया गया कि हमने इनको वापस कर दिया। हालांकि फैक्ट यह है कि डोकलाम में जो अग्रीमेंट हुआ अल्टीमेटली, उसके अंदर दोनों पीछे हटे, लेकिन चीन जहां अपनी मकासद हासिल करना चाहता था उसने कर लिया, वहां से नहीं हटा, कुछ एरिया से पीछे हटा, लेकिन उन्होंने एक ये फिजा कायम की। ये फिजा क्यों कायम की है, ये सोचने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि जैसे अमेरिका और इनकी चाइना की बढ़ रही है कॉन्फ्रंटेशन, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, अब तो ट्रेड पे थी, ट्रेड का अब कोरोना वायरस पे आ गई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप और जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी हैं बाइडन मुकाबला कर रहे हैं चीन को अटैक करने में। तो इंडिया ने भी ये सोचा कि जनाब, ये इस वक्त तो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, और इसलिए उन्होंने जो जिस तरह डोकलाम में किया, उन्होंने कोशिश फिर यही की है यहाँ, और वो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एनालिसिस इस वक्त जो किया जा रहा है, वो चाइनीज यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मीडिया पिकअप नहीं कर रहा, और वो ये है कि उन्होंने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया है। चाइना हिंदुस्तान से अमन चाहता है, सारे नेबर्स से अमन चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान ये समझे कि क्योंकि उनकी अमेरिका से कॉन्फ्रंटेशन है तो अमेरिका उनको बैक करेगा और चीन इसकी वजह से पीछे हट जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने इस पे ये कमेंट किया था कि आपकी मदद अमेरिका
चाइना इंडिया कॉन्फ्रंटेशन में बड़ी लिमिटेड है, कुछ उसका रोल ज्यादा नहीं है। हिंदुस्तान ने ये अंडर एस्टिमेट किया चाइना का रिजॉल्व। और ये जो सड़क है जो वहां तिब्बत कसोई साहब, ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया है कसोई साहब। अमेरिका क्या कर सकता है, जरा मुझे इस पे फॉरेन सेक्रेटरी साहब को लेने दीजिए, नजमुद्दीन शेख साहब को भी, फिर मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। नजमुद्दीन शेख साहब, कसूरी साहब कहते हैं कि चाइनीज जो पब्लिकेशन है, जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के करीब है, ग्लोबल टाइम, उसमें 3-4 दिन पहले ये बात छप गई थी कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को कोई गलत अंदाजे दिए हैं, ये हिंदुस्तान के लोग गलत समझते हैं। ये मैंने खुद पढ़ा है जिसमें ये लिखा हुआ था कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान अमेरिका का कोई इतना लंबा चौड़ा रोल है नहीं है, और हिंदुस्तानी जो है वो किसी गलत फहमी में मुब्तला है। अब जबकि हिंदुस्तान, जिसको कि अमेरिका टाउट करता है, प्रेजेंट करता है अपने एक स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पे, और ये स्ट्रेटेजिक एलाय जो है वो मसलसल 5 हफ्ते से एम्बेरस हो रहा है चीन के हाथों में, अमेरिकन ऑप्शन इस स्टेज पे हैं क्या? देखिए, ये याद रखिए कि ट्रंप ने जब कहा कि मैं मीडिएट करने को तैयार हूं, और वो जब हादसा हुआ, जब ये वाकया हुआ, तो उसके 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा, और मोदी ने कहा कि मुझसे तो कोई बात ट्रंप की हुई नहीं है, और हम ये बायलैटरली सेटल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये कि देखिए, अभी जो हिंदुस्तान ने किया है, हिंदुस्तान को ने जो रास्ते बनाना शुरू किए थे, उसका उनको 2019 में जब उन्होंने 2 टेरिटरीज बनाई, कश्मीर और लद्दाख को अलहदा किया, उसी वक्त चीन ने उनसे कहा था कि आप गलत फहमी में हैं और ये हमारे लिए तो तशवीश का बायस है। उस वक्त मुझे जो याद पड़ता है, जयशंकर साहब ने जाके चीनियों को कहा कि हमने जो इंटरनेशनल हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं की है, और हम उसी पे बरकरार रहेंगे। ये हमारी सिर्फ अंदरूनी मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। जब चीन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट नहीं किया इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जिस किस्म के रास्ते बनाना शुरू किए थे हिंदुस्तान ने, वो चीन को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थे। और उन्होंने अब ये जो वाकया हुआ है, उसमें मेरी नज़र में चीन ने वही किया जो वो करना चाहता था, कि जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी 2 चीज़ें हैं वहाँ पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड चाइनीज क्लेम की जो लाइन है, जो चाइनीज क्लेम लाइन है, उस पे वो कहते हैं कि नेगोशिएशंस हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो सही है, और उससे आप तब्दीली करने की कोशिश न करें। जब आपने लद्दाख की ये यूनियन टेरिटरी बनाई और आपने वहाँ पे रास्ते बनाए जो कि हिंदुस्तान के चीन के सरजमीन पे कब्जा करने की कोशिश थी, हमें रेजिस्ट करना था। और आई थिंक कि अभी जो सूरत हाल है उसमें जो कुछ भी मोदी साहब घर पे कहें, ये वाजे है कि उनको ये सिचुएशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और चीन का ये कहना कि जिन्होंने ये सूरत हाल पैदा की उनको सजा देना या उनको जवाबदार ठहराना, ये आपका काम है। अच्छा, यहीं रुकिए शेख साहब, नजमुद्दीन शेख साहब यहीं रुकिए मेरे साथ। मैं इससे पहले कि शाहिद मलिक साहब की तरफ जाऊं, एम्बेसडर साहब से ये समझना चाहूं कि हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी मोदी की एम्बेरसमेंट को, ह्यूमिलिएशन को, जो ये एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप कर गई है चीन के हाथों में। लेकिन इसकी मिलिट्री डायमेंशन को मैं ले लूँ, क्योंकि जनरल साहब मेरे साथ हैं, जनरल एजाज अहमान साहब। जनरल साहब, 15 और 16 तारीख की जो दरमियानी रात है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अब तक ये है कि हिंदुस्तान की किसी एक बटालियन फोर्स ने, जिसमें कोई गालिबन 600 से 700 या 800 नौजवान सिपाही होते हैं, उन्होंने गोलवान रिवर वैली के अंदर अपनी ग्राउंड पोजीशन को निस्बतन इंप्रूव करने की पोजीशन की है, जिसके जवाब में ये कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, ये कोई पेट्रोल पार्टीज नहीं है क्योंकि कर्नल की डेथ हो गई है, जिसके जवाब में पीपल लिबरेशन आर्मी PLA तैयार थी, और ये एक खासी अजीब एम्बैरेसिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो हिंदुस्तान के लिए पैदा हो गई। आपका क्या एनालिसिस है, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या हुआ ये? मोहित, बात यह है कि हमें इसको, ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं गलवान वैली की, और ये जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, ये एक बहुत छोटा इंसिडेंट है, ये टेक्टिकल एक्शन है
जो दो इतने बड़ी दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दोनों सवा अरब के ममालिक हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों इस खिते में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, इनके दरमियान एक बटालियन एक्शन की अहमियत नहीं है। अगर हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझें कि ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, लेकिन सर हिंदुस्तान क्या में गेन इसका करना सदमा दुख चाहता है, बहुत और है, चाइनीज झटका बहुत लग गया हिंदुस्तान को, झटका बड़ा लग गया। नो सर डाउट, आप यूट्यूब पे जाएं तो सही, झटका बहुत लग गया। जरूरत है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिलिटरीली क्या हुआ, बड़ा हैवी झटका लगा है। ये मतलब ये पत्थरों से मार दिए सर 20-30 सिपाही, ये कैसे हो सकता है? नहीं, देखें एक कर्नल और 20 आदमी जो इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ चाइना की भी कैजुअलिटीज हैं, अगर से चाइना ने वो डिक्लेयर नहीं किया और कुछ अफराद लापता हैं, तो ये ना बैटन चार्ज है ना पत्थरों से लड़ाई हुई है। यकीनन वहां पे एक फायर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है जिसकी वजह से ये 20 हिंदुस्तानी इंक्लूडिंग 1 लेफ्टिनेंट कर्नल मारे गए हैं। तो ये कहना कि वहां कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं हुआ या एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ या टेक्टिकल लेवल पे कोई एक लिमिटेड अटैक नहीं हुआ, ये तो नाइव है। इसको तो वन कैन स्ट्रेट अवे ओवर रूल इट कि 20 कैजुअलिटीज ऑफ कॉम्बैट सोल्जर्स इस तरह नहीं हो जाती, इंक्लूडिंग अ कर्नल। फिजिकल एक्शन वहां पे हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट इंडिया को हुई है, लेकिन इंडियन खामोशी जो है इस पर वो बड़ी गौर तलब है कि इंडिया इसको कैसे अब्सॉर्ब कर गया, वो कैसे इसको चंद घंटे पहले नरेंद्र मोदी ने नहीं करना चाहता। सब अब से चंद घंटे पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और एक वीडियो उन्होंने बयान अपना इशू किया 45 सेकंड का, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो शांति का, अमन का ख्वाह है, लेकिन उसे कमजोर ना समझा जाए और उसको प्रोवोक किया जाएगा तो हिंदुस्तान बड़ा हार्ड हिट करेगा। ये कहा है आज नरेंद्र मोदी ने, अब से कुछ 6 घंटे पहले। जी, शांति का वो बात करता है, हमारे तरफ शांति की बात नहीं है, कश्मीर में शांति की बात नहीं है, नेपाल में शांति की बात नहीं है, लेकिन जब चाइना का हो तो वो शांति के तलबगार हो जाते हैं या शांति को प्रमोट करते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जन साहब मेरे साथ रहें, ठीक है, ठीक सही। मुझे जरा इसका पॉलिटिकल, शाहिद मलिक साहब मैं क्विकली ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद भी आपसे बात करूंगा कि हिंदुस्तान जिसको अंदर आपने सर्व किया है, जहां आपने अंदर से देखा, वहां क्या इंपैक्ट हो रहा होगा इस पूरी सिचुएशन का सियासी तौर पे? जी देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की इंटरनल इसके बारे में लोगों की वहां पे राय है, वो 2 किस्म की आरा वहां पे आ रही है। एक तो नरेंद्र मोदी की जो मीडिया, जो उन्होंने स्पिन दिया हुआ है वहां पे मीडिया को, वो ये है कि नरेंद्र मोदी एक इस किस्म का कोट अनकोट लीडर है जिसने डिसएंगेजमेंट की ख्वाहिश जाहिर की है चाइना के साथ और कहा है कि हम चाइना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इसको उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल तौर पे इसका फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन जो वहाँ पे मुबस्सरीन हैं जो कि इस चीज को गौर से देखते हैं, उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त क्या वजह थी कि इसको इतना एस्केलेट किया गया। देखिए, सन 72 के बाद, जैसे पहले फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि 72 के बाद ये पहली दफा कोई कैजुअलिटी हुई है हिंदुस्तान के साइड पे इन एनी स्कर्मिश और एनी सॉर्ट ऑफ स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो वहां पे इस किस्म की झड़पें होती रहती हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जिसको फिस्ट फाइट कहते हैं, जिसमें कोई एम्यूनिशन नहीं इस्तेमाल होता, नहीं होता और कोई चीजें सिस्टम की नहीं होती। तो लेकिन इसको हिंदुस्तान के अंदर जो आपका सवाल है वो ये है कि दोनों 2 किस्म की वहां पे मुख्तलिफ हैं। लिखने वाले इनके हक में भी लिख रहे हैं, लिखने वाले इनके खिलाफ भी लिख रहे हैं, और खिलाफ वाले जो लिख रहे हैं वो ये रख रहे हैं कि कोई डाइवर्शनरी टैक्टिक के तौर पे इन्होंने जो हालात हैं कश्मीर में, जो हालात हैं, जो अब देखिए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के बारे में अभी रिसेंटली एक बयान दे दिया आज़ाद कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब को वहाँ पे जो इंटरनल मसाइल हैं मोदी के, ये मोदी इन हिज सेकंड टर्म इज नॉट द सेम मोदी जो कि हमने उसकी पहले उसमें टर्म में देखा था। आहिस्ता आहिस्ता इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कोशिश ये है मोदी सरकार की कि वहाँ पे हर चीज का एक पॉलिटिकल माइलेज ली जाए, और इस जो चाइना के साथ जो है इसको भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको
अपने इससे भी फायदा उठाया जाए। एम्बेसडर साहब मेरे साथ रहिए, एक ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर की जो सियासी सूरत हाल पैदा हो रही है, जो चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, उनसे पाकिस्तान किस तरह से मुतासर हो सकता है। आफ्टर ब्रेक नाज़रीन वेलकम बैक। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जिस किस्म की सूरत हाल डेवलप कर रही है, उससे हिंदुस्तान की सियासत किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, और वो जो बदलती हुई सियासत है उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है। इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हुए नजमुद्दीन शेख साहब, एक क्राइसिस, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो बहरहाल डेवलप कर गई है नरेंद्र मोदी के लिए। हालांकि शाहिद मलिक साहब कहते हैं कि वो एक इफेक्टिव स्पिन उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गुस्सा है, चूँकि हम लोग यूट्यूब पे भी ब्लॉग्स करते हैं, बहुत ही शदीद गम और गुस्सा इस वक्त हिंदुस्तान में पाया जाता है, जहाँ नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन की हैसियत से, एक 52 इंच की या 56 इंच की चेस्ट के हवाले से बेचा हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग है, डिसाइसिव है। वो पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से वो पॉलिटिक्स जो है उसमें नरेंद्र मोदी कैसे कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमें हकीकत पे मबनी चीज देखनी चाहिए। मैंने हिंदुस्तान की ट्वीट्स देखी हैं जिसमें किसी ने कहा है कि भाई वो 56 इंच की छाती जो है वो 5.6 इंच रह गई है, और दूसरों ने कहा है कि साहब वो श्रिंक होते होते अब 5 इंच की रह गई है। लेकिन ये चीजें तो ऑपोजिशन के कहने की बात है। जो हकीकत है वो ये है कि मोदी के लिए चीन का जो ये वाकया है ये एक एड ऑन है उन चीज़ों के जो कि हिंदुस्तान में मोदी साहब ने गलतियां की हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने फॉलो की वो गैर कामयाब रही, जो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की वो गलत रही, और इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी उनका अभी कहना कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं वगैरह, ये सब एक तरफ। दूसरी तरफ जो हकीकत है, और हकीकत ये है कि अब हो सकता है कि हिंदुस्तान में नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ हो, और सर्टनली वो जो उनकी उम्मीदें थी कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, वो अब 5 साल और के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो उसका असर तो हिंदुस्तानियों पे पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी तो इस उम्मीद में मोदी के साथ था कि मोदी ने जो गुजरात में किया था, जो वहाँ पे इक़्तिसादी तरक्की हुई थी, वो अब हिंदुस्तान सारे में होगी, वो होने से रही। तो हिंदुस्तान में जो अभी इम्पैक्ट होगा वो बुरा है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री उनकी मेजॉरिटी है, और जो राज्यसभा में भी मेजॉरिटी हो रही है, उनको कोई ये डर नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट को शेक किया जाएगा। हो सकता है कि प्रोविंशियल इलेक्शंस, जो स्टेट इलेक्शंस हैं, उनमें कुछ असर हो, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे साथ रहें जरा, मेरे साथ रहें। ठीक, जल साहब, मैं जरा जल साहब की तरफ आता मुझे। जल एजाज एवान, एक दिन पहले गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड ब्रीफिंग दी पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ्स को। आर्मी चीफ थे, एयरफोर्स थी, नेवी के चीफ थे, और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ भी थे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना ख़तरा है कि हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचरिज्म करें कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं और? मोहित, देखें, मैं पहले भी यही कहने की कोशिश कर रहा था कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब ये जो आपका डायरेक्ट सवाल है, इसका मुख्तसर आंसर ये है कि ISI हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, उनका काम है थ्रेट असेसमेंट करना। हिंदुस्तान या किसी भी अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन से पाकिस्तान की सलामती को, चाहे वो नज़रियाती हो, चाहे जोग्राफियाई हो, जो भी ख़तरात हैं उनको एवेल्यूएट करना, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके ऑपरेशनल डायरेक्टरेट को देना कि आप इस पर आप मिलिट्री रिस्पांस बनाएं ताकि हम कल सरप्राइज ना हो। ये ब्रीफिंग दी गई, और यही वो एनवायरनमेंट जो रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर हो गई है, जो पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खतरात हैं उनसे उन्होंने आगाह किया है। और इस पर अभी ऑपरेशनल जो डायरेक्टरेट है वो अपना एक रेस्पॉन्स बनाएगा। आर्म फोर्सेस जो अपने अपने प्लान्स हैं उनको रीहैश करेंगे और उन आने वाले खतरात के लिए तैयारी करेंगे। ये तो है मुख्तसर कि ISI की ब्रीफिंग का मकसद क्या था या उन्होंने क्या किया। वो खतरात क्या है?
अब दूसरी बात जो ज्यादा समझने वाली है, वो खतरात क्या हो सकते हैं? बहुत जरूरी है। हम बड़ा छोटा नैरो व्यू ले रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हम बड़ा नैरो व्यू ले रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा, उनकी हुकूमत बहुत स्टेबल है पॉलिटिकली, अपोजिशन उनकी मार्जिनलाइज्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और मैसेज हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं। देखिए, जो उन्होंने जो कुछ बाइट कर लिया है 370 एंड 35A के, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अमेरिका की कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, क्योंकि वो कश्मीर को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। किसी किस्म का इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर या प्यूनिटिव एक्शन को रोकने के लिए वो अमेरिका को अपीज कर रहे हैं, चाइना के साथ एक इशू को रेज करके। मकसद उनका है कि हम री इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प के दोबारा इंतखाब तक जो टाइम है, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने एक सोचे समझे मंसूबे से, एक बड़े क्लेवर तरीके से, चालाकी से चीन को एंगेज कर लिया। चीनी बेवकूफ बन के हिंदुस्तान के हाथों। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि चाइना ने तो उसके रिस्पांस में प्रीएम्प्ट किया है। चाइना ने अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म इनिशिएट किया है। चाइना ने उसको न्यू रीजनल अलाइनमेंट का एक मैसेज दिया है, क्योंकि इंडो पैसिफिक कमांड जो है और इंडो पैसिफिक जो डेवलपमेंट्स हैं इस स्ट्रेटजी के तहत, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस का कोलिशन, ये 4 मुल्क की इत्तेहाद है साउथ चाइना सी में और स्ट्रेट ऑफ मलाका में, जो वो कर्टेल करना चाहते हैं लिबर्टी ऑफ एक्शन चाइना का, उसके खिलाफ एक रिएक्शन है जो चाइना ने अभी दिया है कि आप अपनी न्यूट्रलिटी को खत्म करके अमेरिका के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। अगर रीजन में आपने इस तरीके से मुझे अपोज करना है तो फिर मेरे पास भी ऑप्शंस हैं, और उन्होंने पहला कदम उठाया है उनकी तमाम पुराने एग्रीमेंट्स को कैंसिल करके अपने आप को रीअसर्ट करके लद्दाख के ऊपर अपना क्लेम दाखिल किया और कुछ एरिया उन्होंने गेन कर लिया। इस झगड़े की वजह रोड की डेवलपमेंट नहीं है, इस झगड़े की वजह ब्रिज बना लेना नहीं है, इस झगड़े की वजह 8 किलोमीटर कराकोरम से दूर सड़क बनाना नहीं है। ये बड़ा छोटा इशू है। असल मकसद ये है कि जो ये रिवोक करने से 370 एंड 35A, उन्होंने लद्दाख को अपना टेरिटरी जब बना लिया, यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया, तो बाय इम्प्लीकेशन उन्होंने चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को रीएडजस्ट करने के लिए एक बुनियाद रख दी है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, उसको समझने की जरूरत है। वो अभी कश्मीर को एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं तो चाइना के इस इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर उनके बेसिस बनेंगे, और चाइना, यूएस और इजराइल के स्टेक बिल्ड करके कश्मीर के अंदर वो डेवलपमेंट्स की जाएंगी जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को और सी पैक को सैबोटाज करने के लिए एक परमानेंट थ्रेट क्रिएट करना चाहते हैं। ये हैं वो असल मकासद जिनको चाइना ने रीड करके प्रीएम्प्ट किया है और एक मैसेज दिया है कि आप ये ना करें। ये बात ठीक है। अच्छा, जल्द से जरा रुके मेरे साथ। अब इसके अंदर से जो कुछ पाकिस्तान के लिए निकल रहा है, जी बिल्कुल सही, नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब, मैं उस तरफ भी आना चाहता हूं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर्स के दरमियान एक अजीबोगरीब किस्म की जंग की कैफियत है, जहां पाकिस्तान के हाई कमीशन का मुहासरा कर लिया गया। पाकिस्तान में भी कुछ हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स की गिरफ्तारी हुई, जिसके ऊपर हिंदुस्तानी कहते हैं कि जी उनको सज़ा देने के लिए पकड़ा गया है, टिट फॉर टैट हो रही है। लेकिन इससे पहले जो जनरल साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सारी मूव्स हैं लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, उसकी एक लार्जर, चीन को इन्वॉल्व करना, अमेरिका के करीब जाना, एक लार्जर स्ट्रेटेजिक डायमेंशन उसकी है, उस पर ज़रा क्विक कमेंट कर दें कि आप उसे कैसे देखते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया जन साहब ने। ये जो 5 अगस्त 2019 का जो इनका कदम था हिंदुस्तान की सरकार का, उसका अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये उसका एक कड़ी है। आप उसको देखें कि उस वक्त से शुरू करें, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो अपना असर रसूख जो है यहाँ पे वो कायम करना चाहते हैं इस एरिया में। लद्दाख है,
कश्मीर है, इन सब इलाकों में, ये सब उसकी एक कड़ी है। तो दिस इज अ गेम प्लान जो वो एक तरीके से करना चाह रहे हैं, और वो ये देखना चाह रहे थे कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा। जो चीन का रिएक्शन है वो आप हम सबके सामने है, वो बहुत स्ट्रांग, बहुत मुस्बत। उन्होंने हमारे ऊपर भी एक टेस्ट केस के तौर पे हमसे करने की कोशिश की और उनको मुंह की कहानी पड़ी हमसे। तो दोनों तरह मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान को वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, मोदी सरकार को डिसअपॉइंटमेंट हुई है। पाकिस्तान से आगे उन्होंने बढ़ के जो कोशिश की थी करने की, वहां उनको एक मुंह तोड़ किस्म का जवाब मिला था, और इसी तरह से चीन की तरफ से भी लिटरली एक मुंह तोड़ किस्म का जवाब उनको मिला है। तो ये मेरे ख्याल में अब उन्होंने अपनी थोड़ी सी रीथिंकिंग होगी अपनी स्ट्रेटजी में, कि अपना जो प्लान है 5 अगस्त 2019 के बाद का, उसको ये किस तरह कोट अनकोट अमली जामा पहनाना चाहें। अच्छा एम्बेसडर साहब, जरा रुकें, जो डिप्लोमेटिक टेंशन हैं उसको अगले पार्ट में हम जरा डिस्कस करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी नहीं सर, मैं डेफिनेटली उसको करता हूं। नजमुद्दीन शेख साहब, ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो की बात की शायद मलिक साहब ने और जलाल साहब ने, इस पे आपका कोई कमेंट चाहिए मुझे ब्रेक से पहले। देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल जो रिएक्शन है वो वाजे है कि हम इसमें और मुलव्वज़ नहीं होना चाहते, और ये इस वजह से है क्योंकि हिंदुस्तान कहता है कि हम आपको मुलव्वज़ नहीं करना चाहते। देखिए, जो हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ किया है, ताउन किया है, जो क्वाड बना है साउथ चाइना सी के सिलसिले में, वो रहेगा। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान ने RCEP को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप जो आसियान ने प्रपोज की थी, तो वो अभी हिस्सा है भी और हिस्सा नहीं भी है। सियासी तौर पे हिस्सा है, इक्तिसादी तौर पे हिस्सा नहीं है, और आज की दुनिया में इक्तिसादी हिस्सा होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप उस नज़र से भी देखने की कोशिश करें, और इसको भी देखने की कोशिश करें कि इस वक्त हिंदुस्तान का अभी भी कहना है, इसके बावजूद कि उन्होंने कहा कि साहब अब चीन की जो भी यहाँ पे सरमायाकारी होगी हिंदुस्तान में, उसके लिए ख़ास स्क्रूटनी की जाएगी। और उन्होंने कहा तो ये कि जो भी पड़ोसी मुल्क हमारे यहाँ सरमायाकारी करेगी उसके लिए हम स्पेशल स्क्रूटनी रखेंगे। लेकिन ये वाज़ेह है कि ये चीन की तरफ एक इशारा था, और चीन के साथ जो उनकी 100 अरब डॉलर की ट्रेड है, उसमें जो इम्बैलेंस है उसको सही करने के तरीके वो ढूंढ रहे हैं, और उनको शायद वो सल्यूशन नहीं मिल रहा, वो हल नहीं मिल रहा जो कि वो चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरी नज़र में जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज है उसके लिए कोई खास बेनिफिशियल नहीं है, खास हेल्पफुल नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। मेरे हैं जनाब शाहिद मलिक साहब मेरे साथ हैं, मेजर ईवान साहब मेरे साथ हैं, नजमुद्दीन शेख साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मिशन के दरमियान जो एक जंग की कैफियत है उसको समझने की कोशिश करते हैं एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब से और बाकी सबसे भी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, इस हफ्ते हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक सरहदी जंग तो हो ही रही है, लेकिन एक दूसरी जंग भी हो रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली और यहाँ पर जो हिंदुस्तान का हाई कमीशन है इस्लामाबाद, इनके हवाले से भी एक जंग की सूरत हाल है, जहाँ दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन का मुहासरा किया रखा दिल्ली की पुलिस ने। यहाँ पर भी 2 डिप्लोमेट गिरफ्तार हुए एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, जिसके बाद हिंदुस्तानियों का इल्ज़ाम ये था कि कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है और पाकिस्तानी महज टिट फॉर टैट कर रहे हैं। एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब, क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग की ये क्या हो रहा है? जी, अच्छा किया मोहित आपने इस इशू पे भी आज बात की। मेरे नज़दीक ये कोई नई बात नहीं, ये मैं बहुत अरसे से देखता आया हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग हिंदुस्तान में 1992 में हुई, तो उस वक्त से और उससे पहले भी, और फॉरेन सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख साहब को इसका बखूबी पता है, अंदाजा है, इनकी इंस्ट्रक्शंस आती थी कि इसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं ये कहता चलूं कि हमेशा जो पहल की है इस चीज के ऊपर वो हिंदुस्तान ने की। अच्छा। और अगर हमारी तरफ से इसकी रिटेलिएशन होती है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ही तरीका है हिंदुस्तान को बावर कराने का
और उनको ये एहसास दिलाने का कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसको टिट फॉर टैट आप कहें या जो भी कहें, ये मेरा मौकफ है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिंदुस्तान को समझाने का यही तरीका है कि अगर आप पहल करेंगे तो फिर हम भी इस चीज में, हम भी कोई इतने दूध के धुले हुए या दूध के नहाए लेकिन ये हो क्यों रहा है इस वक्त सब कुछ? अच्छा, ये हो क्यों रहा है? अब आप देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड इसका। 1992 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में। हालांकि 1961 का वियना कन्वेंशन है, तो 1992 में क्या जरूरत पड़ गई कि उसी चीज को आप दोबारा री इन्वेंट द व्हील करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये वाकयात हो रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। उस वक्त मुझे याद है शहरयार खान साहब फॉरेन सेक्रेटरी तशरीफ लाए दिल्ली में, और अपने काउंटर पार्ट डिक्सिट के साथ उन्होंने एक कोड साइन किया जो 12 पॉइंट्स पे एसेंशियली उसका है, जिसमें वही चीजें जो वियना कन्वेंशन में थी कि आप किसी को हरास नहीं करेंगे, आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे, आप उनकी गाड़ी के पीछे नहीं फिरेंगे, सर्वेलेंस नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो वहाँ फैसला हुआ हिंदुस्तान के कहने पर। उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हिंदुस्तान की, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको क्या पता, उन्होंने तो कभी वियना कन्वेंशन का नाम भी नहीं सुना। तो अच्छा। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर इसका कोई तरीका कार इख्तियार करें। वहां पे फिर ये फैसला हुआ, ये एग्रीमेंट से पहले, कि एक बिटवीन द टू कंट्रीज एक बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है। और उसको बल्कि मुझे याद है डिक्सिट साहब ने कहा कि इसको अच्छा। हम लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट लेकिन एम्बेसडर साहब, उस बात को तो 28 बरस गुजर गए हैं। ये मौजूदा सूरत हाल में लोग सोचते हैं कि ये जो इस वक्त पहले मशहूर हो गया, हिंदुस्तान के तमाम अखबारात ने कहा कि कराची में हमारी इंडियन एयरफोर्स की खौफ की वजह से ब्लैकआउट हो गया है, पाकिस्तानी समझते हैं कि हम कराची में बालाकोट किस्म के रेड कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी किसी मकसद से एक डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, जिसमें घेराव भी है हाई कमीशन का, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की थ्रेट्स भी हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? जी, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखिए आहिस्ता आहिस्ता, जो आपने पहले कहा ना कि वहाँ पे वजूहात हैं इंटरनल भी, जिसकी वजह से एक तवज्जो हटाई जा रही है अपनी इंटरनल जो इश्यूज हैं उनसे, और उसमें जो कश्मीरियों के साथ जो वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, उसको लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के टैक्टिक्स इख्तियार किए जा रहे हैं। अब ये जो डिप्लोमेटिक स्पैट अभी जो हुआ था रिसेंटली, ये जो एक वाकया हुआ था, ये उस सब की एक कड़ी है। और वहाँ पे यहाँ तक कहा गया कि अच्छा मोहित, मुझे थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ है इस लफ्ज पे, मुहासरा कर दिया पाकिस्तानी सफारतखाने का। मुहासरा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, ना हम उसको टॉलरेट करेंगे और ना हिंदुस्तान की जुर्रत है कि वो मुहासरा या सीज कर सके हमारी हाई कमीशन। तो उन्होंने अपने तौर पे, उनकी आर्गुमेंट ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने वहां पे भेज दिया ताकि पाकिस्तानी हाई कमीशन के खिलाफ कोई डेमोन्स्ट्रेशन ना हो। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ये कहूंगा कि ये जो है ना, ये चीजें ये होती रहेंगी और आइंदा भी होंगी अनफॉर्चुनेटली। हमें देखिए आजकल हमारे वहाँ पे एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर भी नहीं है, वो भी हमने वापस बुलाया था और यहाँ से भी उनको भेज दिया था इंडिया के हाई कमिश्नर को। ये सब चीजें जो हैं, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की कि अपने लोगों को, जो सही हकीकत है, जो वहाँ पे पामाली हो रही है कश्मीरियों की राइट्स की, उनसे तवज्जो हटाई जाए और वहाँ पे एक असर देने की, जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम ये जो मस्कुलर मोदी है, ये अपने जो मसल्स है ये दिखा रहा है, चीन के साथ भी कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है, नेपाल के साथ भी कर रहा है। मेरे साथ रहे जल सब, ये जो मस्कुलर मोदी है जो इस वक्त ट्रबल्ड है, आप सही कहते हैं कि मोदी हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, वो हुकूमत मजबूत है, उसका एक बहुत बड़ा पॉपुलर वोटर बेस भी है, लेकिन क्या इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी है कि एम्बेरसमेंट इस किस्म की हो कि ये कश्मीर के साथ हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे छेड़छाड़ शुरू कर दें ताकि तवज्जो हटाई जा सके? यस मोईद, इसमें दो सेफ्टी वेल्व इंडिया साथ लेके चल रहा है इस पूरी रीजनल डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है उसके साथ। ग्रेटर डिज़ाइन हम सबको अभी समझ आ रहा है कि वो एब्जॉर्ब करना चाहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, और 370 और 35A वाले स्टेटस को वो परमानेंटली रिमूव करके अब वो उसको इंटीग्रल पार्ट बनाने पर बजिद है और बना चुका है। इसको वो अमली जामा पहनाना चाहता है और आज़ादी की मूवमेंट को क्रश करना चाहता है। अब इसके साथ अगर चीज़ें दे स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, तो दो सेफ्टी वेल्व वो अपने साथ लेके चल रहा है। सेफ्टी वेल्व नंबर 1 ये है
ये कंडीशनल है प्रेसिडेंट ट्रंप के री इलेक्शन तक इन 5 महीनों के लिए। वो 2 सेफ्टी वेल्व ये हैं कि अगर चाइना के साथ हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये रशिया को इन्वॉल्व करेगा और उससे करके नेगोशिएट करके चाइना की सिचुएशन को उस वक्त तक डिफ्यूज रखने की कोशिश करेगा थ्रू प्रेसिडेंट पुतिन, जब तक अमेरिका के इलेक्शन का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। इससे बड़ा मिस एडवेंचर चाइना के खिलाफ वो नहीं करेगा। दूसरा सेफ्टी वेल्व है पाकिस्तान के खिलाफ। वो ये है कि रेप्यूटेशन सेंसिटिव पाकिस्तान को डिफेंसिव पर रखने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वो इस एक नहज पे रखना चाहता है कि जिनको जिस वक्त सेवर करना पड़े और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई एक्शन करना पड़े ताकि पाकिस्तान को अंदरूनी मामलात कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम देकर इंटरनेशनल तवज्जो हासिल करने के लिए और अपनी फोर्स मोबिलाइजेशन के लिए वो एक सेफ्टी वेल्व रख रहा है कि अगर चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं, अगर ये फ्रीडम स्ट्रगल कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक सिचुएशन चाइना के बॉर्डर पे बनी हुई हो, एक एम्बैरेसमेंट कश्मीर के अंदर हो रही हो, तो फिर बेहतर है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई लिमिटेड एक्शन करके पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाए कि वो फोर्स मोबिलाइजेशन करे और वो भी हमारे खिलाफ एक्शन करे ताकि इंटरनेशनल कुव्वतों को बीच में इन्वॉल्व करके इस पूरे सिनेरियो से बाइज्जत कोई एग्जिट का रूट बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि इससे बड़ा मिलिट्री एडवेंचर करने की जरा रुक न जाएं, वो इसमें सलाहियत मजमून शेख साहब को आने न दें। इतनी बड़ी हमाकत करेगा। हाँ शेख साहब, जो सिनारियो जान साहब पेंट कर रहे हैं कि भारत के पास 2 सेफ्टी वेल्व्स हैं, उनको लेके चलेगा, जिसमें एक सेफ्टी वॉल्व ये है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर ले किसी झगड़े में, कॉन्फ्रंटेशन में, ताकि दुनिया की तवज्जो इस तरफ हो, उसको हमदर्दी मिले, ये कितना रियलिस्टिक आपको लगता है? देखिए ये इस वजह से नहीं, ये तो उनको करना ही है, क्योंकि कश्मीर में जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया जाए और ये करार दिया जाए कि जो मसले हैं हिंदुस्तान के कश्मीर में वो 370 और 35A की एब्रोगेशन से नहीं है, वो इसी वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये उनकी पॉलिसी रही है और ये पॉलिसी रहेगी और आपसे बात नहीं करने की भी पॉलिसी रहेगी। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि क्या ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वो शाहिद मलिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए ये तो हमारे यहाँ रोज का मसला है, ये रहा है और रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको पकड़ेंगी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे लोगों को पकड़ेंगी और ये चलता रहेगा, क्योंकि किस हद तक इसको आगे बढ़ाना है वो इस पे मुनसर होता है कि साहब आप किस किस्म की पब्लिसिटी चाहते हैं। माजी में ये भी हुआ है कि उन्होंने हमारे 2 लोग पकड़े हैं के खिलाफ वो तशद्दुद की कार्रवाइयां भी कर चुके हैं माजी में। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कर चुके हैं यार, ये नहीं है कि सिर्फ वो करते हैं, हम भी करते हैं। बिल्कुल हम भी कर चुके हैं। यस। और ये दोनों चीजें इस वजह से होती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए तो बढ़ा सकते हैं, और न बढ़ाना चाहें तो आप इसको बिल्कुल खामोशी से कि भाई हमने देखा कि ये हमारे कुछ कागजात खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और हमने कहा कि हमने आपके लोगों को पकड़ा, वो कुछ कागजात खरीदने की कोशिश कर रहे थे और हम चुपके से निकाल देंगे, या आपने कहा कि नहीं इसको आगे बढ़ाना है और आपने फिर इसको पूरी पब्लिसिटी दी। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हिंदुस्तान हर चीज को बढ़ा के पेश करने की कोशिश करेगा और हम उसी तरह रिटेलिएट करेंगे। ये एक पैटर्न बना हुआ है और ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा। शाहिद मलिक इसके वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। जनाब शाहिद मलिक साहब का, जनरल साहब का, नजमुद्दीन शेख साहब का, कसूरी साहब का बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़े की सूरत हाल है, किस तरह से उसे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स देखते हैं, ये डिस्कशन आपने देखी, फैसला आपका है। फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।